हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। हम लोग इस वीडियो में प्रकाश वैद्युत प्रभाव चैप्टर को एकदम बेसिक से डिटेल से समझेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, जिससे आपको ये जो चैप्टर है अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी आसान चैप्टर है और यहाँ से आप 6 नंबर बड़े आसानी से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इस चैप्टर से 6 नंबर का क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। काफ़ी आसान है, लेकिन जब आप सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल तरीके से देखेंगे, सीरियल से देखेंगे, एक सीरीज से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बीच बीच में देखने से सारी चीज़ें उतनी अच्छे से समझने में दिक्कत होती है। तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज कब हुई, क्योंकि थोड़ा सा उसका इतिहास हमें मालूम होना चाहिए कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव है क्या और इसकी खोज क्या हुई, खोज कब हुई, कैसे हुई, किसने की। तो अगर हम लोग बात करें कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो खोज है वो एक वैज्ञानिक थे, पूरा नाम था हेनरिच हर्ट्ज। आपने बुक में पढ़ा होगा, एक पूरा इनका जो नाम था वो था हेनरिच हर्ट्ज। और ये एक वैज्ञानिक थे। ये क्या कर रहे थे, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे थे स्पुलिंग गैप के द्वारा। एक होता है स्पार्किंग गैप करके एक यंत्र होता, उससे क्या कर रहे थे, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे थे। तो इन्होंने देखा, जब ये एक्सपेरिमेंट अपना कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जब वो जो स्पुलिंग गैप था, जिसको हम लोग स्पार्किंग गैप अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में बुक में लिखा है स्पुलिंग अंतराल। तो ये जो स्पार्किंग गैप था, इन्होंने जब उस पर क्या किया, परावैगनी किरणों को डाला। किसने? हर्ट्ज ने। जब उस पर इन्होंने क्या किया, परावैगनी किरणों को डाला, तो इन्होंने देखा कि जो वहां पर स्पार्किंग की दर थी, जो कि पहले से वो स्पार्किंग करा रहे थे, उसकी दर बढ़ गई, यानी स्पार्किंग ज्यादा होने लगी। तो इन्होंने थोड़ा सा उसको डिटेल से अध्ययन किया और इनको बाद में पता चला कि जब परावैगनी किरणों को स्फुलिंग अंतराल, जिसको हम लोग कहते हैं, अंग्रेजी हिंदी जो होती है वो स्फुलिंग अंतराल होती है, जो कि आप बुक में देखेंगे लिखा है एनसीईआरटी में। और अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी जो है वो आपका है स्पार्किंग गैप। तो ये जो स्पार्किंग गैप होता है, इस पे जब इन्होंने क्या किया, परावैगनी किरणों को डाला, तो देखा कि स्पार्किंग की दर जो है बढ़ गई। स्पार्किंग की दर बढ़ने का मतलब है कि स्पार्किंग बहुत तेजी से होने लगा। तो इन्होंने अपने जब इस पे उन्होंने डिटेल से अध्ययन किया तो इनको पता चला कि परावैगनी किरणों के कारण ही ऐसा होता, क्योंकि जब वो परावैगनी किरणों को हटाए वहां से, तो गैप जो स्पार्किंग की दर थी वो फिर कम होगी। फिर से किरणों को डाला तो फिर क्या हो गया, स्पार्किंग की दर बढ़ गई। तो इन्होंने क्या किया, इस आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परावैगनी की किरणों के पड़ने के कारण जो ये स्फुलिंग अंतराल है, इसमें से कुछ आवेशित कण निकलते हैं। इन्होंने क्या बताया, उसमें से कुछ क्या होते हैं, आवेशित कण निकलते हैं, जिसके कारण स्पार्किंग की दर बढ़ती है। अब क्या निकलते हैं, किस प्रकार के आवेशित कण है, इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। ये एक्सपेरिमेंट कब किया गया, तो ये एक्सपेरिमेंट जो था वो 1887 ईस्वी में हेनरिच हर्ट्ज ने किया था। और यहीं से ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो ये चैप्टर है, जो ये टॉपिक है, इसकी खोज हुई थी। तो अगर एग्जाम में ये पूछे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने की, तो हेनरिच हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने 1887 ईस्वी में किया था। और ये आपके बुक में हर्ट्ज के प्रेक्षण नाम से दिया भी गया है, एक छोटा सा टॉपिक है, उसमें यही चीजें बताई गई हैं कि हेनरिच हर्ट्ज जब क्या कर रहे थे, विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जब स्फुलिंग अंतराल, जिसको हम स्पार्किंग गैप कहते हैं, इस पर जब परावैगनी किरणें पड़ती हैं तो स्पार्किंग की दर बढ़ जाती है, जिसके आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परावैगनी किरणों के पड़ने के कारण स्फुलिंग अंतराल से कुछ आवेशित कण निकलते हैं। अब वो कौन से कण होते, किस प्रकार के कण होते, इसके बारे में उनको कोई भी जानकारी नहीं थी। बाद में इसी एक्सपेरिमेंट को 1 साल के बाद हॉलवाक्स और लिनार्ड, 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर किया और बताया कि उसमें से जो भी आवेशित कण वगैरह निकलते वो होते क्या हैं। तो अब आपका जो अगला टॉपिक है वो ये है हॉलवाक्स और लिनार्ड का प्रेक्षण। उससे पहले आपको इसमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि एक होता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, जो कि आप उसमें देखेंगे बुक में, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करके काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले हम हॉलवाक्स और लिनार्ड का प्रेक्षण समझते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन पे आते हैं, क्योंकि प्रेक्षण समझेंगे तब आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो पहले इसको हम इरेज करते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि हॉलवाक्स और लिनार्ड का प्रेक्षण है क्या, क्योंकि ये प्रेक्षण ही
आपको ये जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है ये प्रेक्षण ही आपको बताएगा कि ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव किस प्रकार से घटित होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो मैं सारी चीज़ें अभी इसी बोर्ड पर लिख दूंगा, जितनी भी परिभाषाएं जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो भी नोट्स बनाने के लिए आवश्यक होती है, उन सारी परिभाषाओं को मैं बोर्ड पर लिखता रहूँगा और अगर आपको आवश्यकता होगी तो आप वहाँ से उन सारी चीज़ों को लिखिएगा। पहले हम लोग समझते हैं कि हाल्वार्क्स और लिनार्ड प्रेक्षण है क्या। तो हाल्वार्क्स और लिनार्ड ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जो कि हर्ट्ज ने बताया था कि कुछ आवेशित कण निष्कासित होते हैं, तो इन्होंने उसको ये समझने के लिए कि वहां से जो भी आवेशित कण निष्कासित होते हैं वो किस प्रकार के कण होते हैं, इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया एक लिया उन्होंने निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब जिसको हम लोग कहते हैं, हिंदी में अगर बात करें तो निर्वात नलिका। निर्वात नलिका का मतलब कि इसके अंदर हवा नहीं है और इसमें उन्होंने क्या किया, दो प्लेटों को लगाया, जैसे एक इधर लगाया और एक इधर। किस धातु की प्लेटें थी, तो ये दोनों जिंक धातु की प्लेटें थी, ठीक। और इसको इन्होंने क्या किया, इन प्लेटों को बाहर से बैटरी से जोड़ा कुछ इस प्रकार से, ठीक। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसमें लगा दिया एक माइक्रो अमीटर और इसमें एक लगा दिए स्विच, ठीक। ये आपका एक कुंजी लगाया। उसके बाद इन्होंने ये जो आपका कुंजी था इसको इन्होंने क्या किया, ऑन किया। सारी चीज़ें ध्यान से देखिए, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ये एक बैटरी है, इसका ये प्लस और ये माइनस। तो यहाँ से जब इस कुंजी को ऑन करेंगे तो इस परिपथ में क्या होगी, एक धारा प्रवाहित होगी। दोनों प्लेटें किसकी हैं, तो जिंक की हैं। बीच में क्या है, निर्वात है, यानी कोई भी माध्यम नहीं है। ये जो आपका नली है ये किसकी है, तो कांच की है। इन्होंने क्या किया, एक कांच की निर्वात नलिका ली। अब देखिए तो बैटरी का जो धन टर्मिनल है वो इससे जुड़ा है, तो इस पर क्या होगा, धन आवेश आ जाएगा और इस पर क्या होगा, ऋण आवेश आएगा। इसको हम लोग कहते हैं एनोड और इसको हम लोग कहते हैं कैथोड, ठीक। धनावेशित इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है और ऋणावेशित जो आपका इलेक्ट्रोड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो लिनार्ड ने कुछ इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर तैयार की, एक डिजाइन को तैयार किया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, ये जो आपका प्लस और माइनस, ये जो आपका टर्मिनल है, जो आपकी प्लेटें हैं, तो इन्होंने क्या किया, प्लस इन्होंने सबसे पहले अगर बुक के हिसाब से देखें तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो माइनस वाली प्लेट थी इस पर परावैंगनी किरणों को डाला कुछ इस प्रकार से। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। यहाँ से ये जो आपका माइनस वाला है इस पे इन्होंने क्या किया, परावैंगनी किरणों को डालना शुरू किया इस प्रकार से। कौन सी किरणें, परावैंगनी किरणें, प्रकाश की परावैंगनी किरणें। तो जब ये इन्होंने क्या किया, इन प्लेटों पर प्रकाश की परावैंगनी किरणों को डाला, किस पर, ऋण वाले पर, तो इन्होंने देखा कि जो इसमें इन्होंने माइक्रो अमीटर लगाया था, इस माइक्रो अमीटर में धारा का मान प्रदर्शित हो रहा था। यानी स्विच ऑन किए थे तो इसमें पहले जो धारा थी वो कितनी थी, 0 थी। भले ही यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस था, लेकिन अगर इस पर परावैंगनी किरणें नहीं पड़ रही थी तो इसमें धारा का मान क्या था, 0 था। लेकिन जब इन्होंने परावैंगनी किरणों को जिंक की माइनस वाली प्लेट पर यानी कैथोड पर जब डाला तो इन्होंने देखा कि माइक्रो अमीटर में कुछ ना कुछ धारा बह रही थी, कुछ ना कुछ धारा क्या हो रही थी, बह रही थी, यानी उसमें कुछ ना कुछ मान उसका प्रदर्शित हो रहा था, ठीक। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, यहां पर देखा कि धारा बह रही है। फिर इन्होंने क्या किया, इन किरणों को घुमाया और लाया किस पर, जिंक वाली प्लस वाली प्लेट पर। तो प्लस वाली प्लेट पर जब ये प्रकाश की किरणों को डाले, अब यहां से किरणों को हटाया, यहां से किरणों को हटा करके कहां पर डाला, प्लस वाली यानी एनोड पर डाला। तो एनोड पर डाले तो फिर से धारा का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस प्रयोग के आधार पे इन्होंने क्या दिमाग लगाया, इन्होंने सोचा कि जब इसको कई बार ये सारे एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी एक्सपेरिमेंट एक बार करने से नहीं होता, ये प्रयोग जो है बार बार दोहराया जाता है। तो ये बार बार इस प्रयोग को दोहराया, यानी इस पर जब डालते थे माइनस वाले पे तो इसमें धारा बहती थी और जब प्लस वाले पर परावैंगनी किरणों को डालते थे तो धारा नहीं बहती थी। तो कुल मिलाकर के जब इनका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ तो इसके आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला। इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि जब माइनस वाले प्लेट पर यानी कैथोड पे परावैंगनी किरणों को डाला जाता है तो इसमें से कुछ ऐसे कण, आवेशित कण निकलते हैं जो हो सकते हैं तो माइनस,
इन्होंने क्या बताया कि जब जिंक की प्लेट पर जो कि माइनस है कैथोड, जिस पर हम लोग बैटरी का ऋण वाला टर्मिनल जोड़े हैं, जब उस पर प्रकाश की किरणों को डालते हैं तो उस स्थिति में उस प्लेट से कुछ आवेशित कण निकलते हैं, जैसा कि हर्ट्ज ने बताया था। और वो आवेशित कण है क्या? तो वो आवेशित कण होते हैं आपके ऋणावेश। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बता दिया कि जो यहां से कण निकलते हैं वो कौन से कण होते हैं? तो ऋणावेशित कण होते हैं। किस आधार पे बताया? तो इसके पीछे भी एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप सिंपली समझ सकते हैं। यहां से इन्होंने यही क्यों बताया कि ऋण आवेश ही निकलते हैं? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब इस पर प्रकाश पड़ेगा तो वहां से क्या होंगे? प्रकाश में ऊर्जा होती है, और जब ये धातु है, धातु के पृष्ठ पर कोई भी प्रकाश की किरण पड़ती है तो जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये चैप्टर इसी आधार पे है कि जब भी धातु के पृष्ठ पर कोई भी प्रकाश की किरण पड़ती है एक निश्चित और न्यूनतम आवृत्ति के साथ, तो उस स्थिति में उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? निकलते हैं। हम लोग अभी वहां पर आएंगे इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन पे। तो यहां से क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, यहां से क्या होते हैं? कुछ आवेशित कण निकलते हैं। अब क्या निकलते हैं अभी नहीं मालूम है, क्योंकि इनको भी मालूम नहीं था कि निकलते क्या। बस इन्होंने ये बताया अपने दिमाग के आधार पे, इन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और इस अपने सोच के आधार पे इन्होंने बताया कि यहां से जब इस पे परावैंगनिक किरणें पड़ती हैं तो यहां से क्या होते हैं? ऋण आवेशित कण निकलते हैं। और वो ऋण आवेशित कण क्या होते हैं? यहां से जब भी उत्सर्जित होते हैं तो वो त्वरित गति से, यानी त्वरित यानी गति के साथ, एक निश्चित वेग के साथ क्या होते हैं? इस आपकी कैथोड से एनोड की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। और जब ये कैथोड से एनोड पर जाते हैं तो यहां पर क्या होता है? एक पूरा जो सर्किट है विद्युत धारा का वो कंप्लीट हो जाता है, जिसके कारण ये जो माइक्रोमीटर होता है इसमें धारा प्रदर्शित होती है। इन्होंने इसको ऋण आवेश क्यों कहा? ऋण आवेश कहने के पीछे का कारण ये था कि जो आपका ये जिंक की प्लेट है ये किस प्रकार से आवेशित है? ऋण आवेशित है, क्योंकि यहाँ पर बैटरी का हमने ऋण वाला टर्मिनल जोड़ा है। तो जब इस पर प्रकाश किरणें पड़ेंगी तो यहाँ से क्या होंगे? कुछ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके निकलेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन होते क्या है? ऋण आवेशित कण होते हैं। और इन्होंने इसीलिए ऋण आवेशित कण बताया। ऋण आवेशित कण, और ये जो जिंक की प्लेट है ये भी क्या है? ऋण आवेश है। जिंक की प्लेट भी क्या है? ऋण आवेश है। तो ऋण यहां से निकला और ये भी क्या है? ऋण आवेश है। तो जब ये इस पृष्ठ को छोड़कर उत्सर्जित होगा, बाहर निकलेगा, तो ये ऋण आवेशित प्लेट क्या करेगा? उसको बाहर की तरफ यानी विपरीत दिशा में धक्का लगाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि सजातीय आवेश क्या होते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत दिशा में धक्का लगाते हैं। तो प्लेट पहले से ऋण आवेश है, इलेक्ट्रॉन जो भी यहां पे आवेशित कण निकलना वो भी क्या है? ऋण आवेश है। तो इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, जिसके कारण ये जो भी कण निकलेंगे वो क्या होंगे? दूसरी तरफ प्रतिकर्षित होंगे। और ये वाली प्लेट क्या है? धनावेशित है। तो धन आवेश हम लोग जानते हैं कि ऋण आवेश को क्या करता है? आकर्षित करता है। तो यहां से जो भी आवेशित कण होते हैं वो निकल करके कहां पर आने लगते हैं? एनोड पर आने लगते हैं। और जब ये यहां से निकल कर एनोड पे आते हैं तो क्या होती है? एक पूरा सर्किट पूरा हो जाता है और इसमें धारा का मान प्रदर्शित होना शुरू होता है। लेकिन जब यही प्रकाश किरणें यहां पर डालते हैं तो ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा क्यों नहीं होता? इसके पीछे का कारण यह है कि जब किरणों को इस पर डालेंगे तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? उत्सर्जित होंगे, क्योंकि बाह्य स्रोत से उनको ऊर्जा मिलेगी प्रकाश के रूप में। तो जब इनको ऊर्जा मिलती है तो जब ये उत्सर्जित होते हैं तो ये होते क्या है? तो हम लोग जानते हैं ये ऋण आवेश होते हैं। किसने बताया? हाल्वाक्स और लिनार्ड ने बताया। तो ऋण आवेश ये है। प्लेट कैसे है? धन आवेश है। तो ऋण आवेश और धन आवेश के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो जब वो आगे की ओर जाने की कोशिश करते हैं तो धन प्लेट उनको क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए ये वाले यहां से जो भी कण निकलते हैं वो यहां तक नहीं जा पाते हैं। दूसरी बात ये है क्या? ये ऋण आवेश है। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां तक गया, तो यहां तक जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि ऋण और ऋण के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो इस प्लेट तक, इस प्लेट पर इन इलेक्ट्रॉनों को ये जो बैटरी है, जब बैटरी का ऋण विभव वो आने नहीं देगा, क्योंकि वो क्या करेगा? उसको प्रतिकर्षित करेगा। इसीलिए जब ये प्रकाश किरणों को इस प्लेट पर डाल रहे थे तो इसमें धारा क्या दिखा रही थी? शून्य। क्योंकि धारा का मतलब है कि विद्युत आवेशों के प्रवाह, यानी आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए। आपने विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ा होगा कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो जब आवेश इस प्लेट से इस प्लेट तक जाएंगे तब क्या होगा? सर्किट पूरा होगा और तभी धारा बहेगी। लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऋण आवेश पर कतई नहीं जा सकता, क्योंकि ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा और धारा उस स्थिति में नहीं बहेगी। तो कुल मिलाकर के हाल्वाक्स और लिनार्ड ने अपने प्रेक्षण के आधार पर यह बताया कि जब कैथोड पर यानी ऋण विभव वाली प्लेट पर परावैंगनिक किरणों को डाला जाता है तो वहां से ऋणावेशित कण
उत्पन्न होते हैं। और जब 1897, ये एक्सपेरिमेंट कब का है, तो ये एक्सपेरिमेंट है 1888 ईस्वी का। लेकिन जब 1897 ईस्वी में जे टॉमसन जो थे, इन्होंने खोज किया किसका, इलेक्ट्रॉन का। जब जे टॉमसन ने 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज की, तो हाल्वाक्स और लिनार्ड ने यह बताया कि यहां से जो भी चीजें उत्सर्जित हो रही थी, जो भी कण ऋण आवेश उत्पन्न हो रहे थे, वो क्या थे, वो इलेक्ट्रॉन थे। क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। कब बताया, 1897 में, क्योंकि 1888 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ और इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई, 1897 ईस्वी में। इन्होंने अपने समय में क्या बताया था, अपने समय में इन्होंने ये बताया था कि जो भी यहाँ से पृष्ठ से जो भी कण उत्सर्जित होते हैं वो क्या होते हैं, ऋण आवेश होते हैं। क्या होते हैं, नाम उन्होंने नहीं बताया। लेकिन जब खोज होगी 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की, तो जो आपके ये हाल्वाक्स और लिनार्ड थे, इन्होंने क्या बताया कि यहाँ से जो ऋण आवेशित कण उत्सर्जित हो रहे थे, वो कुछ और नहीं थे, वो क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। वो क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता कैसे है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन है क्या, फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, सब पर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक अगर आप इस फिगर को बनाना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाल्वाक्स और लिनार्ड का प्रेक्षण बुक में नोट्स में बनाया गया है, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। और जितनी परिभाषाएं भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन वगैरह की होगी वो हम यहाँ पे बोर्ड पे लिख देंगे। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता क्या है। एग्जाम में कई बार पूछा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को परिभाषित कीजिए, इस प्रकार से पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता क्या है, चलिए समझते हैं। जैसे जब क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या है, ऊर्जा होती है। और आइंस्टीन जो थे वो ये मान रहे थे कि प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में तो गति करता है, लेकिन इसमें जो ऊर्जा होती है वो छोटे छोटे क्या होती है, पैकेटों के रूप में होती है। इसमें क्या होती है, ऊर्जा जो होती है छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होती है। इसको अभी हम लोग इसी चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आगे है, यहाँ पर समझ लेते हैं। इन छोटे छोटे पैकेटों को कहते क्या है, इन छोटे छोटे पैकेटों को हम लोग कहते हैं फोटॉन। क्या कहते हैं, फोटॉन, या इसी को क्या कहते हैं, क्वांटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। इन्होंने किसने बताया, ये आइंस्टीन। किसने बताया, आइंस्टीन। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश ऊर्जा होती है, लेकिन आइंस्टीन ने क्या बताया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करती है और उसमें जो ऊर्जा होती है वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। किसने बताया, आइंस्टीन ने बताया। और किसी भी फोटॉन की जो ऊर्जा होती है, यानी एक जो पैकेट होता है उसकी जो ऊर्जा होती है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी आवृत्ति है कितनी। उसकी आवृत्ति न्यू, क्या है, न्यू, आवृत्ति का प्रतीक है। आइंस्टीन ने बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ई मतलब क्या है, एनर्जी, ये निर्भर करता है किस पर, आवृत्ति पर। किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। मतलब क्या हुआ कि अगर प्रकाश की आवृत्ति अधिक है तो उसमें जो भी फोटॉन होंगे उनकी ऊर्जा अधिक होगी। अगर प्रकाश की आवृत्ति कम है तो उसमें जितने भी फोटॉन होंगे या जितने भी क्वांटा होंगे उनकी ऊर्जा कम होती है। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन पे। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है, जब किसी धातु की प्लेट पर, या आप ऐसे कह सकते हैं जब किसी प्रकाश सुग्राही धातु की प्लेट पर परावैंगनी किरणें या प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं एक न्यूनतम आवृत्ति के साथ, तो उस स्थिति में इस धातु के पृष्ठ से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। ये होता क्या है, कैसे होता है, इसको समझिए। जब भी प्रकाश इस धातु के पृष्ठ पर पड़ेगी तो हम लोग जानते हैं कि धातुओं के अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर से ऊर्जा मिलती है, बाह्य स्रोत से, तो वो उस ऊर्जा को ग्रहण करके क्या करते हैं, अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर होता भी कुछ ऐसे है। यहाँ पर जो ये आपकी परावैंगनी किरणें होती हैं, आपतित जो भी प्रकाश किरणें होती हैं,
इसमें ऊर्जा होती है किसके रूप में, तो फोटॉन के रूप में। और ये फोटॉनों से ऊर्जा क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। किसने बताया, आइंस्टीन ने बताया कि इसकी जो ऊर्जा होती है वो h न्यू के बराबर होती है। h क्या होता है, तो ये होता प्लांक नियतांक। अभी इस पे बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, अभी इसको हम लोग आगे इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल समझिए कि एक फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वो h न्यू के बराबर होती है। तो ये ऊर्जा जो धातु के पृष्ठ होते हैं इस पे जब पड़ती है तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और इस धातु के पृष्ठ से क्या होते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं, यानी बाहर निकल जाते हैं। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता कैसे है, इसके 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार है क्या, ऐसा भी नहीं होता है कि आप किसी भी तीव्रता का या किसी भी एनर्जी का आप प्रकाश लाइए और धातु के पृष्ठ पर पड़े और तुरंत इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, ऐसा नहीं होता। कुछ विशेष धातुओं के साथ ही ऐसा होता है। तो इसीलिए परिभाषा में लिखा जाता है कि जब किसी प्रकाश सुग्राही धातु की प्लेट पर एक न्यूनतम आवृत्ति या विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उस धातु के पृष्ठ से कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। तथा ये जो पूरा प्रभाव होता है उसी प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक, तो पहले मैं यहाँ पर सारी परिभाषाएं लिख देता हूँ जिससे आपको नोट बनाने में कोई समस्या ना हो। इनकी परिभाषा क्या है, जब विशिष्ट आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश किसी प्रकाश सुग्राही धातु की सतह पर आपतित कराया जाता है तो धातु के पृष्ठ से कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। यानी जब भी किसी निश्चित आवृत्ति का प्रकाश या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित कराया जाता है यानी डाला जाता है तो धातु के पृष्ठ से कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं और इस घटना को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। तथा ये जो पूरा प्रभाव होता है इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के, इस प्रभाव को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों को ये जो ऊर्जा होती है मिलती किस प्रकार से, आप किस किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा दे सकते हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऐसा भी नहीं है कि धातु के पृष्ठ पर किसी भी एनर्जी का, किसी भी आवृत्ति का प्रकाश पड़े और वहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, ऐसा नहीं होता है। यहां पर होता क्या है कि आप यहां से यहां पर इलेक्ट्रॉनों को 3 प्रकार से ऊर्जा दे सकते हैं। पहला क्या है, पहला है आपका जो पहला है पॉइंट वो ये है कि आप उसको क्या करिए, गर्म कीजिए हीट द्वारा। यानी आप लिख सकते हैं, एक होता तापायनिक उत्सर्जन। फर्स्ट क्या है, तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन का मतलब क्या है कि आप धातु के पृष्ठ को क्या करिए, गर्म कीजिए। तो जब आप धातु के पृष्ठ को गर्म करेंगे यानी धातु को गर्म करेंगे तो धातु की सतह पर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको क्या करेगी, उनको बाह्य स्रोत से एक ऊर्जा मिलेगी और उस ऊर्जा को ग्रहण करके वहां से क्या होंगे, धातु के जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं तापायनिक उत्सर्जन। ठीक, यानी गर्मी के द्वारा आप गर्म कीजिए, ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को मिलेगी और वो क्या होंगे, उत्सर्जित हो जाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। सेकेंड होता है जो उत्सर्जन इलेक्ट्रॉनों का, वो होता है क्षेत्र उत्सर्जन। क्या होता है, क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन का मतलब क्या है, अगर आप किसी प्रबल वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र आप पढ़े हैं कि जब किसी प्रबल वैद्युत क्षेत्र में किसी धातु को पृष्ठ को रखते हैं तो उस स्थिति में प्रबल वैद्युत क्षेत्र के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। जैसा कि स्फुलिंग अंतराल में होता है, स्पार्किंग प्लग में होता है, उसमें हम क्या करते हैं, बहुत अधिक वोल्टेज को प्रवाहित करते हैं। तो वोल्टेज अधिक होने के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान बहुत अधिक होता है। तो उस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के कारण धातु के पृष्ठ से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्षेत्र उत्सर्जन। थर्ड होता है, थर्ड जो है वो आपका है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, और यही हमें पढ़ना भी है। तीसरा क्या है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। तीसरा क्या है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या होता है कि जब प्रकाश की एक निश्चित आवृत्ति, एक न्यूनतम आवृत्ति के साथ कोई भी प्रकाश की किरण किसी धातु प्रकाश सुग्राही धातु के पृष्ठ पर आपतित होती है तो धातु के पृष्ठ से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जन को हम लोग कहते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। तथा ये जो पूरा प्रभाव होता है उसको हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब यहां से 1 नंबर की परिभाषा ये पूछी जाती है, यहां तक तो सारी चीज आपको समझ में आ गई। प्रकाश वैद्युत प्रभाव अगर
अगर परिभाषा पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन वाला परिभाषा आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरा प्रभाव होता है, पूरी प्रक्रिया कुछ यही होती है कि जब एक न्यूनतम आवृत्ति के साथ कोई भी, आवृत्ति शब्द बार बार क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे कारण है क्योंकि एनर्जी जो होती है वो निर्भर होती है किस पे, आवृत्ति पर। तो एक न्यूनतम आवृत्ति के साथ जब प्रकाश की किरण किसी धातु सुग्राही प्रकाश सुग्राही धातु की सतह पर आपतित होती है तो वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनका नाम है क्या, जो भी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी धातु के पृष्ठ से जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कारण उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। या इसी को ऐसे पूछता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन क्या है। एग्जाम में 1 नंबर में 2 नंबर में ऐसे पूछ लेगा कि फोटो इलेक्ट्रॉन से आप क्या समझते हैं। अंग्रेजी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन पूछे या फोटो इलेक्ट्रॉन पूछे, बात एक ही है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कारण जो भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग कहते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, फोटो इलेक्ट्रॉन की परिभाषा, जब प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके बाद 1 नंबर का सवाल ये पूछा जाता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो अगर परिपथ बंद पथ में होता है, जैसा कि हमने आपको लिनार्ड और हालवाक्स के प्रेक्षण में बताया, तो अगर वो बंद पथ में होता तो उसमें एक धारा उत्पन्न होती है और उस धारा को हम लोग कहते हैं प्रकाश वैद्युत धारा। क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत धारा। तो अगर एग्जाम में पूछे प्रकाश वैद्युत धारा है क्या, तो आप लिखेंगे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कारण जो प्रवाहित धारा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। तो आई होप आपको यहां तक की सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब यहां पर ये अगर समझ में आ गया हो तो एक और हम परिभाषा पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं कार्यफलन, और वो एग्जाम में कई बार पूछा कि कार्यफलन से क्या तात्पर्य है। तो अगला जो आपका हेडिंग है वो आप लिखेंगे कार्यफलन। ठीक, अंग्रेजी होती है वर्क फंक्शन। क्या होता है, वर्क फंक्शन। कार्यफलन होता क्या है, कार्यफलन क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। यानी किसी भी धातु के पृष्ठ से, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी न्यूनतम ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी भी ऊर्जा का प्रकाश धातु के पृष्ठ पर पड़े और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, जब एक न्यूनतम ऊर्जा के साथ, यानी एक न्यूनतम मात्रा होती है, जब उससे अधिक प्रकाश होता है तभी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो वही जो न्यूनतम ऊर्जा होती है उसी को क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। तो परिभाषा हम यहां पर लिख रहे हैं, यहां पर लिखेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्वारा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्वारा किसी, परिभाषा लिखते रहिए, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए, इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्वारा किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा होती है उसी को क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। इसका अगर मात्रक पूछे तो इसका मात्रक क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो इसका भी मात्रक क्या होगा, जूल होगा। इसे प्रदर्शित किसे करते हैं, तो इसे डब्लू नॉट या इसको हम लोग फाई, दो प्रतीक हैं, या तो डब्लू नॉट होता है या क्या होता है फाई, W0 भी इसको कहते हैं। तो W0 या फाई से इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो आई होप आपको कार्यफलन समझ में आया होगा। ठीक, छोटा मात्रक इसका होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19
जूल के। तो ये मान भी आप याद कर लीजिएगा, यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग एक आवृत्ति शब्द पढ़ते हैं, तो एक न्यूनतम जो विशिष्ट आवृत्ति होती है उस न्यूनतम आवृत्ति को क्या कहते हैं, इसको हम लोग अभी समझ लेते हैं। यहाँ तक का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि जो हमने परिभाषा में पढ़ा है कि जब प्रकाश की एक विशिष्ट आवृत्ति या न्यूनतम आवृत्ति, तो ये न्यूनतम आवृत्ति होती क्या है, तो इस न्यूनतम आवृत्ति को हम लोग देहली आवृत्ति कहते हैं। और एग्जाम में ये कई बार पूछा है कि देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, तो आप अगला जो हेडिंग लिखेंगे वो लिखेंगे देहली आवृत्ति। हम लोग इसको समझते हैं देहली आवृत्ति होती क्या है। देहली आवृत्ति होती है कि प्रकाश, हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जो होता है वो तरंगों के रूप में चलता है और तरंगों में आवृत्ति पाई जाती है। तो प्रकाश जब भी जो भी आपतित प्रकाश होता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए प्रकाश की एक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़े और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, ऐसा नहीं होता। प्रकाश की एक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है जिससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होना शुरू हो जाते हैं। तो उस न्यूनतम आवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। तो परिभाषा आप लिखेंगे, किसी धातु के पृष्ठ से, यहां पर लिखेंगे किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए, इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति को, आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति कहते हैं। एग्जाम में पूछे देहली आवृत्ति क्या है, तो एक लाइन की परिभाषा है कि किसी भी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए जिस न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है उसी आवृत्ति को हम लोग देहली आवृत्ति कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। तो ये नोट कीजिए। इसके बाद एक और अगला छोटा सा परिभाषा एग्जाम में और भी पूछता है, जिसको हम लोग कहते हैं देहली तरंग दैर्घ्य। अगला हेडिंग लिखेंगे देहली तरंग दैर्घ्य। देहली तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि जो तरंग दैर्घ्य और जो आपका आवृत्ति होता है उसमें संबंध होता है किसका, उसमें संबंध होता है व्युत्क्रम का। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात। ये आपने सूत्र पढ़ा होगा, लैम्डा इक्वल टू सी बटा वी। अगर नहीं पढ़े तो समझ लीजिए। सी क्या होता है, ये होता है आपका प्रकाश की चाल। सी क्या है, प्रकाश की चाल। न्यू क्या है, तो ये होता है आपकी आवृत्ति प्रकाश की। और लैम्डा क्या होती है, ये होती है तरंग दैर्घ्य। इनमें संबंध देखिए तो आपका जो लैम्डा होता है ये अनुक्रमा व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, न्यू के, यानी आवृत्ति के। यानी अब परिभाषा भी इसका उल्टा ही होता है। इसमें क्या होती है, जो देहली तरंग दैर्घ्य होता है वो होता है वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जिससे किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं देहली तरंग दैर्घ्य। देहली आवृत्ति क्या है, तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होता है उसको हम लोग कहते हैं देहली आवृत्ति। देहली तरंग दैर्घ्य पूछा जाए तो आप बताएंगे वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जिससे धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं देहली तरंग दैर्घ्य। परिभाषा लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य, वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जिससे किसी धातु के पृष्ठ से, किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, देहली तरंग दैर्घ्य कहलाता है। देहली तरंग दैर्घ्य कहलाता है।
एक एक नंबर का, दो दो नंबर का सवाल एग्जाम में पूछता है। और ये चैप्टर आपके 6 नंबर के इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और ये सब ये छोटी छोटी परिभाषाएं ही एग्जाम में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आपको कार्यफलन मालूम होना चाहिए। तो कार्यफलन क्या होता है? वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होता है, उसको हम लोग कार्यफलन कहते हैं। देहली आवृत्ति पूछे तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन या इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होता है, उसको हम लोग देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली तरंग दैर्घ्य की बात करें तो वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य, अधिकतम क्यों कहते हैं? हमने आपको बताया लैम्डा और जो आपकी आवृत्ति होती है इसमें व्युत्क्रम का संबंध होगा, यानी लैम्डा अगर अधिक होगा तो ये क्या होगा? न्यूनतम होगा। और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के लिए हमें न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है। न्यूनतम आवृत्ति पर क्या होगा? तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगा, यानी वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जिस पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है तो आप बताएंगे कि जब किसी विशिष्ट आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश, वो विशिष्ट आवृत्ति है क्या? देहली आवृत्ति। तो विशिष्ट आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश किसी प्रकाश सुग्राही धातु की प्लेट पर आपतित होता है तो वहां से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिशन कहते हैं। और ये जो पूरा प्रभाव होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक। और इस प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है उसको हम लोग कहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसमें जो धारा उत्पन्न होती है उस धारा को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस धारा को हम लोग प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि सारी चीजें अच्छे से समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे हम लोग ये समझेंगे कि प्रकाश की जो विद्युत धारा होती है, जो भी विद्युत धारा उत्पन्न होती है प्रकाश विद्युत धारा, उस पर प्रकाश की तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकाश का विभव का क्या प्रभाव पड़ता है, आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। यहाँ तक सारी चीजें अगर समझ में आई हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई समस्या ना हो।